अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में चाहकर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटवा पाओगे। और यही नहीं, इस पूरी सीरीज एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का जितने भी चैप्टर्स अपलोड हुए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स दिलवाने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रू आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। और आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं। और इसमें हम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करेंगे। बहुत सारी स्टेटमेंट साथ में करनी है, थोड़ा सा तेज रहेगा तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और साथ में जो जो मैं स्टेटमेंट्स रिवाइज करा रहा हूं उस पूरे चैप्टर की वो साथ साथ रिवाइज करते चलो। ये चैप्टर आपका शुरू से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बेटा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बोल रहा है ए बी सी डी बताना है। तो ए जो हो गया वो राउंड और बाइकॉनकेव, आप पहचान गए होगे कि जो ए है वो आरबीसीज हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बने हुए हैं और बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप लिखनी है नीचे विच इज एमीबॉइड। एमीबॉइड। डी जो है वो कौन से टाइप के एपिथेलियम है बेटा? दीज आर कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है ये। उसके बाद डी, डी जो हो गए बेटा इलोंगेटेड सेल्स हैं विच आर ट्रैकीड्स, विच आर ट्रैकीड्स। बाकी सेल्स भी देख लो, नजर मार लो। मीजोफिल सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है, एनाटमी में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। राउंड और ओवल होते हैं वो, और नर्व सेल विच आर ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। तो ये जो है पहला बेटा डायग्राम हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हम रिवाइज कर रहे हैं डायग्राम, दैट इज नेक्स्ट जो डायग्राम रिवाइज कर रहे हैं दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और उसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ABCD इसमें भी गेस करना है तो फटाफट से बता दो। ए क्या हो गया बेटा? ए है शुगर, अगर आप पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया, शुगर है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए जो सरफेस पे हैं। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर दिख रही है, बहुत ही बढ़िया। ये भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन क्या ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं या धसे हुए हैं? तो वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोला जाता है इन प्रोटीन्स को? इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं हम, याद रखना है, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, एंड व्हाट इज सी? सी ये पूछा हुआ है आपसे, सी है बेटा कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल हो गया सी। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने। बेटा ये वाला डायग्राम जो है, अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ रहा है कि गोल्जी apparatus का डायग्राम है। ठीक है, और ये गोल्जी apparatus के क्या है? ए सिस्टर ने। क्या है ये? सिस्टर ने, याद रखना है। तो सिस्टर ने हो गए। नेक्स्ट ये बेटा 9+2 अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्या है? सेक्शन ऑफ सीलिया या सेक्शन ऑफ फ्लैजिला। तो जब हम सीलिया या फ्लैजिला काटते हैं तो उस टाइम पे हमको 9+2 अरेंजमेंट दिखता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसमें जो 9 होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल डबलेट्स, और जो 2 होते हैं वो होते हैं सेंट्रल सिंगलेट्स, मतलब सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल। तो आपको यहाँ पे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं विच आर डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सेंट्रल शीट मेंशन किया है। डबलेट्स के बीच के ब्रिज को कहते हैं इंटर डबलेट ब्रिजेस। तो ये क्या हो गया? दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या हो गए? दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि आप अगर पेरिफेरल पहचान पाए तो वो सेंट्रल हो गए दो। और व्हाट इज ए? ये जो निकल रहे हैं बेटा दीज आर रेडियल स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए डाल दिया गया डायग्राम में। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें भी ABC के बारे में बताना है। आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, राइट। और ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो सेंटर है बेटा, सेंटर के ऊपर ये डिस्क शेप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेंटर को बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, वो यहाँ पे ए मेंशन किया हुआ है, दैट इज काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर हो गया ये। और एंड व्हाट इज बी? बी हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। कमर क्रोमोसोम की क्या कहलाती है? सेंट्रोमियर। और जो सी हो गया, तो सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रिक्शन है, एक तरीके की कमर है, डिप्रेशन है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। लेकिन कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है, ये रही। क्या सब में होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन? नहीं, कुछ में ही होगी। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जिनमें भी होगी, वो कंस्ट्रिक्शन के बाद का जितना क्रोमोसोम का पोर्शन बचता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट। तो सी का क्या डायग्राम हो गया? सैटेलाइट। अगर आप ये पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं पहचान पाए तो बेटा चैनल के ऊपर एकदम डिटेल्ड में ये वाली चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं, डिटेल्ड। उससे बेस्ट आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, टू द पॉइंट, एग्जाम स्पेसिफिक।
एकदम जबरदस्त वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बिल्कुल भी रिस्क मत लो इस चैप्टर में बेटा। ये बेसिक्स, ये चैप्टर कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी चैप्टर्स में आता है। साइटोलॉजी बेसिक है बायोलॉजी के, बायोलॉजी स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं होता है वो जिसको साइटोलॉजी के बारे में नहीं पता होता है। तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर वीक जा रहा है तो जाकर देख लो, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको लग रहा है कि आता है और रिवाइज हो रहा है तो जो अभी रिवाइज करा रहा हूं उससे बेस्ट रिवीजन आपको नहीं मिलेगी पक्का, ठीक है। अभी आपको फील हो जाएगा, जब खत्म होगा लेक्चर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि मैं सच कह रहा था कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, याद रखना है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक याद रखना है। उसके बाद हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू साइंटिस्ट जिनका नाम था श्लिडन एंड शॉन। तो श्लिडन एंड शॉन बेटा दो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया। हु गेव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप, लेकिन श्लिडन एंड शॉन की जो सेल थ्योरी थी उसमें एक पॉइंट ऐड करके उसको फाइनल शेप दिया किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला दैट न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो किसने फाइनल शेप दी, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट दी, वही अगला क्वेश्चन है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। तो इसका भी यही आंसर हो गया। द मेन एरिना फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल इज, तो मेन एरिना क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेटा आपकी बॉडी में जो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनका मेन जो साइट है वो आपका साइटोप्लाज्म है। इसलिए साइटोप्लाज्म को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ पकता है वहां पे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत सारी हो रही हैं इसलिए बोल रहे हैं, राइट। तो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड नेचर का होता है, याद रखना है, साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड नेचर। उसके बाद नाउ विच नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, कौन सी मिलती है, यू शुड नो, राइबोसोम, ठीक है। जो प्रोकैरियोट होता है उसमें 7 TS, यूकैरियोट में 8 TS, यू ऑलरेडी नो। नाउ हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो फिर से रुडोल्फ विर्चो, इसी का आंसर यहां पे चिपका देना, रुडोल्फ विर्चो इज द करेक्ट आंसर कि न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल डिवीजन के बारे में किसने आइडिया दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। उसके बाद विच नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, कौन सी है बेटा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है और वो किस में हेल्प करती है, आपके सेल डिवीजन में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। तो होपफुली आप पहचान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेंट्रोजोम की, ठीक है। और एक सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 2 सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स भी ऑप्शन में होगा, अगर सेंट्रोजोम नहीं हुआ तो उस पर टिक कराना, शर्माना मत टिक करने में। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट, कौन है रिस्पॉन्सिबल, तो ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स हैं बेटा, ये अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है एग्जाम के लिए कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म बट गया अलग अलग रीजन्स में, क्यों, यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्या दिखता है, ऑर्गेनल्स दिखती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दिखती हैं, नॉन मेम्ब्रेन भी दिखेगी ऑब्वियसली, लेकिन यूकैरियोट में ही दिखती है सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोट में नहीं दिख सकती। आगे देखो, some organisms are composed of single cell and are called a while, अरे तो बहुत आसान हो गया, क्या बोलेंगे बेटा, यूनिसेल्युलर, खत्म हो गई बात। और जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्युलर, खत्म हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, डैश ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो कौन सा जूलॉजिस्ट था जिसने सेल थ्योरी करी प्रपोज, तो थियोडोर आपका श्लिडन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉरी, थियोडोर शॉन। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस पे जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तब भी बताया था कि इस चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और वैसे भी आ सकता है कि श्लिडन और शॉन में से कौन सा जूलॉजिस्ट था और कौन सा बॉटनिस्ट था, ठीक है। तो इस चीज पे क्वेश्चन आ सकता है और आया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, ठीक है। और जूलॉजिस्ट था तो किस पे स्टडी करी, बहुत सारे एनिमल सेल्स पे स्टडी करी, ठीक है। और इसने बताया कि आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, याद रखना है। और इसने ये बात भी बताया कि प्लांट सेल के ऊपर सेल वॉल है जो एनिमल सेल्स के ऊपर नहीं दिखती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताई, ठीक है। उसके बाद सेल दैट हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस
इज कॉल्ड, तो ऐसा सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट कहते हैं, और जिसके पास लैक होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सबसे बड़ा आइसोलेटेड सेल क्या होता है? बहुत बढ़िया आपका आंसर, ठीक है, मुझे पता है कि आपको ये बात पता है ऑलरेडी। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा है जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है, उससे छोटा इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता, इसलिए तो बोलते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटी कोई भी चीज लिविंग नहीं हो सकती है, ये मैंने लेक्चर में आपको साफ साफ बताया है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सच बात है, ट्रू, कोई गड़बड़ नहीं है स्टेटमेंट में। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म कीप द सेल इन लिविंग स्टेज, तो ये भी ट्रू है बेटा स्टेटमेंट। ठीक है, तो 16th भी ट्रू ही लिखा है। उसके बाद कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, गलत हो गया, तो ये फॉल्स हो गई। सारे लिविंग सेल के पास सेल वॉल नहीं हो सकती, एनिमल के पास नहीं होती है भाई। ठीक है, क्या बात कर रहे हो आप। उसके बाद ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर सिमिलर शेप, ये भी बकवास लिख रहा है। सारे यूकैरियोटिक सेल की शेप सिमिलर होती है। यूकैरियोटिक सेल छोड़ो, हमारी बॉडी में भी जितने सेल्स हैं उनकी शेप सिमिलर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शेप ऑफ सेल डिपेंड करती है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कितना एक्टिव है, उसको कहां फिट होना है, उस बेसिस पे। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है क्या कि शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल सच बात है, ये ट्रू है स्टेटमेंट कि शेप ऑफ सेल किस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा फंक्शन उस सेल को क्या करना है, परफॉर्म करना है। उसके बाद मिडल लेमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मिडल लेमेला किस चीज की बनी होती है? तो कैल्शियम पैक्टेट, याद रखना। दो प्लांट सेल बेटा सेल वॉल के थ्रू आपस में चिपके होते हैं, और वो मटेरियल जो दो सेल वॉल को चिपकाता है प्लांट सेल के, उसको मिडल लेमेला कहते हैं। मिडल लेमेला के इधर और इधर दोनों सेल्स की प्राइमरी वॉल होती है, उसके बाद क्या आती है? सेकेंडरी वॉल। तो जो सेकेंडरी वॉल होती है किसी भी सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी, और जो प्राइमरी वॉल होती है वो बाहर की तरफ होती है, टुवर्ड्स मिडल लेमेला, या फिर एक्सपोज्ड होगी, वो आंसर। उसके बाद इन प्लांट अदर देन एल्गे सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ, तो एल्गे को छोड़ के जो बाकी प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? तो सेल्यूलोज की बनी हुई है। उसके बाद हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और किसकी बनी होती है? पैक्टिन, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। और बाकी एल्गे की किस चीज की बनी होती है? तो क्योंकि प्लांट है तो सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द सेल वॉल एंड द मिडल लेमेला मे बी ट्रांसवर्स बाय डैश कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, कह रहा है सेल वॉल मतलब प्लांट सेल की बात हो रही है, और जो मिडल लेमेला है, ठीक है, वो उसके थ्रू एक टनल पास हो रही है जो कि दोनों सेल को क्या करती है? कनेक्ट करती है। याद करो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन है, एक कम्युनिकेशन जंक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट किस में दिखता है? प्लांट सेल्स में दिखता है। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द ए इज केपेबल ऑफ, तो प्राइमरी सेल वॉल, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है बेटा दैट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है और जैसे जैसे शुरू में बन जाती है, तो जब प्लांट छोटा है, सेल छोटा है, प्लांट का सेल अभी डिवाइड हो क्या है, तभी प्राइमरी आ गई। तो इसका मतलब अब जब भी छोटा सेल बड़ा होगा तो इस पे प्राइमरी रहेगी, मतलब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्लांट के साथ साथ सेल के साथ साथ बड़ी हो रही है। तो वो कौन सी है जो बड़ी होती है? और आप खुद सोचो, जब वो प्लांट के सेल के साथ साथ बड़ी होगी तो जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली होने लगेगी। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने क्ले का टुकड़ा लिया, उसका एक सिलेंडर बनाया और अब आप उसको खींच रहे हो, ठीक है, तो आपका जो क्ले का टुकड़ा है वो ग्रो तो हो रहा है लेंथ के अंदर, लेकिन ग्रो होने के साथ साथ वो पतला होता जा रहा है। तो आप ऐसे इमेजिन करोगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्लांट की जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होती रहती है और ग्रो होती है, याद रखना है, ठीक है, एंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस, यही लिखा है कि थिन होती है। एंड द बी इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, और कौन सी वॉल है जो कि इनर साइड ऑफ द सेल पे आती है? तो सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, पूरा लिखते हैं वैसे, सेकेंडरी 2 डिग्री नहीं लिखते हैं, बट स्टिल मैं लिबर्टी ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने आज हमने, बहुत सारे। उसके बाद सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल बट ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, कोई गलती नहीं है स्टेटमेंट में। उसके बाद एज सेल मैच्योर्स द सेकेंडरी सेल वॉल, द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड, वो कह रहा है जो सेकेंडरी वॉल है वो अंदर की तरफ आती है, मेम्ब्रेन साइड की तरफ, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, अभी अभी आपको समझाई, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद मिडल लेमेला होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग एनिमल सेल, अरे मिडल लेमेला एनिमल में कहां से आ गया? वॉल का होता है मिडल लेमेला, प्लांट में हो गया, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उसके बाद सेल वॉल इज लिविंग क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर
फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट। सही लिखा है बेटा, ठीक है। सेल वॉल, अच्छा 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 अच्छा, सेल मेम्ब्रेन नहीं तो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल वॉल थोड़ी, सेल मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग, ठीक है, और वो भी प्लांट सेल की नहीं, एनिमल सेल की बात होती है यहाँ पे, कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो प्लांट एनिमल सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये गलत हो गया, क्वासी फ्लूइड तो सेल मेम्ब्रेन होती है, वॉल नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सच बात लिखी हुई है। वो जो स्टेटमेंट अभी करी थी उसी का कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको फॉल्स किया था, ये ट्रू हो गई। उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक हो गया सिंगर और दूसरा हो गया निकोल्सन। तो सिंगर एंड निकोल्सन ने क्या दिया बेटा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऐसा ट्रांसपोर्ट बेटा जिसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी लगे, और एनर्जी लग रही है मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन चीजों को पहुंचा रहा है, ठीक है, तो एनर्जी लगा के पहुंचाएगा, इसको पंप बोलते हैं। और सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में जो पंप यूज हो उसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, ठीक है। और आप में से जिसको भी आंसर पता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि सोडियम पोटेशियम पंप कहां पर रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। आप में से जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी पता है वो बता देगा आंसर, तो कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद बेटा, द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी याद रखना है बेटा, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जब आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हो उसमें फ्लूइडिटी दिखती है, इसलिए मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसमें फ्लूइडिटी क्यों दिख रही है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन की मूवमेंट की वजह से क्या दिख रही है, आपकी फ्लूइडिटी दिखती है, ठीक है। और कौन अलाउ कर रहा है इस मूवमेंट को, लिपिड की बाइलेयर, ठीक है। तो फ्लूइडिटी इज द करेक्ट आंसर, अगर आप फ्लूइडिटी आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बेटा याद रखना है, पानी अगर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो इस टाइप के डिफ्यूजन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाना, लेकिन अगर डिफ्यूजन वाटर का हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, याद रखना है। उसके बाद कह रहा है डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज पॉसिबल आफ्टर ईयर। तो कौन सा ईयर था जिसके बाद बेटा आपका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी हो पाया, दैट वाज 1950। और वो कौन सा सबसे पहला सेल था जिसके ऊपर, हमारी बॉडी का कौन सा सेल था जिसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टडी हुई, तो एरिथ्रोसाइट्स विच आर आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसके बाद द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन। तो सेल मेम्ब्रेन में बेटा लिपिड होते हैं जो कि किस चीज में अरेंज होते हैं, लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है, लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी लिपिड का परसेंटेज कितना होता है, 40%। कोई पूछ ले प्रोटीन का कितना होता है तो कह देना 52%, 52%। सर 52 और 40 मिलके तो 92 हुआ, 100 तो हुआ ही नहीं, तो बाकी क्या है, तो बेटा बाकी शुगर्स भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखना है कि बाकी शुगर्स भी हैं उसके अंदर, इसलिए 52 और 40, और ये आरबीसी के ऊपर दिया है, मतलब एरिथ्रोसाइट्स के लिए दिया है। उसके बाद द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो जो लिपिड है वो कौन से टाइप का है, तो आपको याद रखना है लिपिड फॉस्फोलिपिड है, और यहां पर ज्यादा बेटर है बोलना फॉस्फोग्लिसराइड या फिर फॉस्फोडाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइग्लिसराइड, जब एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड चिपके हुए हो तो उसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि आप लैब में इन प्रोटीन्स को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वो प्रोटीन जो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएं, इसका मतलब वो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ ही प्रेजेंट थे, ज्यादा धसे हुए नहीं थे, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। और जो अलग अलग डेप्थ में धसे हुए हो या फिर आर पार हो रहे हो पूरे मेम्ब्रेन के, उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, पेरिफेरल प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि आपने क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ ए, ये क्वेश्चन है, ए इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ बी विद इन द मेम्ब्रेन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है बेटा सॉलिड भी और लिक्विड भी, फ्लूइड भी, तो दोनों नेचर शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूर से देखोगे तो आपको लगेगा सॉलिड स्ट्रक्चर है, लिमिटिंग बाउंड्री है, ठीक है, लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ अ सेल बोलते हैं, एनिमल सेल की लिमिटिंग बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपको लगेगा सॉलिड स्ट्रक्चर है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा तो सिंगर निकोल्सन ने जो मॉडल दिया, ये तो मोबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, तो मोबिलिटी भी शो करता है और सॉलिड स्ट्रक्चर भी है, दोनों, तो इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। और ये फ्लूइड नेचर क्यों आया, क्योंकि प्रोटीन मूव कर पा रहे, किस में, लिपिड में। तो याद रखना है क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो किसका मूवमेंट को अलाउ करता है, कौन,
तो ए की जगह पे लिपिड आएगा, बी की जगह पे प्रोटीन आएगा। मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना स्टेटमेंट को, ठीक है, क्योंकि आई तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, ठीक है, कि लिपिड कहां पे आएगा सर, प्रोटीन कहां पे आएगा। तो ड्यू टू द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लेटरल मूव करते हैं वो कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी एनर्जी, तो इसको पैसिव बोलेंगे, खत्म हो गई बात। एक्टिव किसको बोला था, जहां एनर्जी लगी थी। पैसिव किसको बोलेंगे, जहां एनर्जी नहीं लगेगी। न्यूट्रल सॉल्यूट कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, भाई न्यूट्रल है सॉल्यूट, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी कौन सा, सिंपल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल सीधा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा सकते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल अलाउ कर देगी उनको। उसके बाद बेटा आपका दिया हुआ है कि एज ए, अच्छा ये ए वो है ब्लैंक है, एज ए कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर डैश बी टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो आपको ए और बी बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है ए, अ डैश कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर, तो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, तो कौन सा मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल, याद रखना है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इस वजह से आपको क्या लगता है बेटा, यहां पर बी चाहिए होता है, तो बी कौन हो गए, कैरियर प्रोटीन्स, याद रखना है। तो इसीलिए आपको यहां पे चाहिए होते हैं क्या, कैरियर प्रोटीन्स। बहुत ही बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहां पे चाहिए होते हैं क्या, कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। आगे देखो, द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज हेल्पफुल इन द फंक्शन लाइक। अब वो कह रहा है सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है, ये बात कैसे पता चली। पहली बात तो ये सोचो कि ये बात पता कैसे चली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है, और फ्लूइड होनी ही क्यों जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्यों जरूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड हो नेचर के अंदर, उसको समझो जरा, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको बताना है कि फ्लूइड मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज में हेल्प करती है। तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, बिल्कुल सच बात है। सेल ग्रोथ, सही बात है, सेल ग्रो तभी करेगा, सोचो ना, सेल ग्रो कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ग्रो कर रही है, तो फ्लूइड नेचर शो हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, टूट कर जुड़ जाती है, तो टूट के जुड़ना फ्लूइड नेचर है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन का कोई लेना देना नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर से। सिक्रीशन, सच बात है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अगर कोई भी चीज बाहर सिक्रीट करेगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, कि इसमें जो अंदर सब्सटेंस होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है वेसिकल की फॉर्म में। तो चेक करो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने ग्रो करा और उसने एक पैकेट बना लिया, तो ग्रो करके पैकेट बनाया, तो फ्लूइड नेचर है, ठीक है। तो ये भी है। राइबोसोम के सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं कर रही है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है, तो ये भी कोई नहीं है। तो इसमें से बस दो चीजें गलत लिखी हुई हैं, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा राइबोसोम। बाकी जितनी चीजें लिखी हैं ये सब होने के लिए फ्लूइड नेचर जरूरी है सेल मेम्ब्रेन का। तो यहीं से गैस कर लिया था। पहली बात तो सिंगर एंड निकोलसन से पहले भी साइंटिस्ट गैस कर चुके थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके फ्लूइड है, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अरेंजमेंट कैसा है चीजों का, कि लिपिड की बाइलेयर है कि यूनिलेयर है, और उस बाइलेयर में कैसे अरेंजमेंट है बाइलेयर का, प्रोटीन का कैसे अरेंजमेंट है, वो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया, ठीक है। बाकी फ्लूइड नेचर तो आप भी सोच के बता सकते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रो करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाती है, जुड़ जाती है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, एक्सक्रीशन हो पा रहा है सेल से, मेम्ब्रेन जो है अलग हो जाती है, तो फ्लूइड नेचर हुआ, ठीक है, पानी की तरह बिल्कुल। उसके बाद द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज सेम इन ऑल द सेल, तो फॉल हो गया ना, फॉल्स हो गया ना। वो कह रहा है प्रोटीन और लिपिड की रेशो सेम होती है सारे सेल्स के अंदर, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अलग अलग होती है प्रोटीन और उसकी रेशो। नाउ द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सच बात है। इन द मेम्ब्रेन बोल रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोल रहा होगा, ट्रू लिखेंगे ना, सच है तो, ठीक है, फॉल्स को लिखा तो सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, द लिपिड आर अरेंज इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टुवर्ड्स ईच अदर। वो कह रहा है लिपिड जो अरेंज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनका जो हेड है वो एक दूसरे की तरफ है, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, जो टेल होती है बाइलेयर के अंदर वो एक दूसरे की तरफ होती है। तो 46 भी सरासर फॉल्स स्टेटमेंट है, एकदम बकवास बोल रहा है। उसके बाद द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट मतलब होता है वेब लाइक, तो वेब लाइक जो आर्म है बेटा उनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। और इस सिस्टर्ने के अंदर जितना साइटोप्लाज्म आ जाता है, जितना भी फ्लूइड आ गया उसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और बाहर जो रह गया जिसको एक्चुअल में साइटोप्लाज्म कहते हैं हम, ठीक है, बाहर का फ्लूइड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर रह गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं
एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट ही साइटोप्लाज्म कहलाता है। याद रखना, बोल दिया, याद रखना इसको, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, ल्यूमिनल को कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल को, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। उसके बाद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज आरईआर, कोई भी शक वाली बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है आपको कि डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है जो कि हमेशा न्यूक्लियस के पास ही दिखेगा आपको, तो किस साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया, यही पूछ रहा है शायद। हाँ, हु ऑब्जर्व इट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बेटा कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपरेटस की बात कर रहा है, पहचान पाए तो बहुत ही बढ़िया, वरना एनसीईआरटी देखना आपको पता चल जाएगा। 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने नर्व सेल, आउल के नर्व सेल के अंदर सबसे पहले ये स्टेन्ड बॉडी को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, विच ऑर्गेनल्स हैज अ मेजर रोल इन लिपिड सिंथेसिस, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में आरईआर का काम है, तो लिपिड सिंथेसिस में एसईआर का काम होगा। नाउ विच ऑर्गेनल इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, देखो प्रोटीन और लिपिड बनाए किसने, प्रोटीन और लिपिड बनाए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब इस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करना है, मतलब इस पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल चिपका के प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है या लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बनाना है, इस चीज में किसने हेल्प किया, तो इस चीज में हेल्प करता है गोल्जी एपरेटस, ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस इज द करेक्ट आंसर। आप में से जिसने भी गोल्जी किया बहुत ही बढ़िया। उसके बाद इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनल, तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स बेटा लिपिड्स के बने होते हैं, लिपिड या लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन्स को स्टीरॉयडल कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, पता है आपको, तो बहुत ही बढ़िया। और ये कौन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये बनाते हैं एसईआर। ये कैसे पता चला भाई साहब, अरे तो ऑब्वियस ही बात है ना, अभी जब आपने ऊपर आंसर किया कि लिपिड एसईआर बना रहा है, तो लिपिड से बनने वाले स्टीरॉयडल हार्मोन भी तो एसईआर ही बनाएगा। सोचने वाली बात है, सोचना, विचार करना क्या बोल रहा हूं। उसके बाद बेटा आपका क्या हुआ, उसके बाद कह रहा है डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी इन गोल्जी इज, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, याद रखना, फैक्चुअल है। उसके बाद विच सेलुलर स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन आता है बेटा, तो ईआर से शुरू करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी हो गया, गोल्जी के बाद क्या हो जाएगा, लाइजोसोम, लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स कहते हैं इनको, और कौन हो जाएगा लाइजोसोम के अलावा, वैक्यूल, वैक्यूल, ये सब वो ऑर्गेनल है जिनके ऊपर एक एक मेम्ब्रेन होती है और ये साथ में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम को बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उसको पैक किया गोल्जी ने, और लाइसोसोम कहाँ है, उसकी सेल के अंदर जरूरत है कि बाहर, तो सेल के अंदर जरूरत है, और कोई भी चीज जो सेल में बनी और उसकी अभी जरूरत नहीं है तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, तो स्टोर हाउस ऑफ द सेल वैक्यूल में, तो इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है कहीं ना कहीं बहुत हद तक, इसीलिए ये आता है। उसके बाद कह रहा है विच ऑर्गेनल, ये स्किप हो गया 55, द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कह रहा है विच ऑर्गेनल परफॉर्म्स एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट विच ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का टाइप पूछ रहा है, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट स्टोर होता है तो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर है विच इज क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट। अलग अलग कलर के पिगमेंट स्टोर है तो क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट कोई पिगमेंट स्टोर नहीं है, कोई चीज स्टोर कर रहा है, तो ऑयल या फैट स्टोर करने वाले को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम इलायोप्लास्ट, क्या बोला जाएगा, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी आपको लेक्चर में बहुत अच्छी, उल्टा पढ़ने पे ऑयल आएगा, OIL, तो ऑयल स्टोर करते हैं इलायोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को। नेक्स्ट विच मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर परमिएबल, तो आउटर मेम्ब्रेन, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने वहां पे भी पढ़ाया था आपको, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा क्या है, परमिएबल है। अरेंजमेंट ऑफ थाइलाकॉइड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन इज नोन एज ग्राना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्राना या ग्रानम, कुछ भी कह सकते हो आप, उसमें सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो बेटा 70S, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है, यूकैरियोटिक में 80S मिलता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स। उसके बाद द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, भाई सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कि क्या वो ज्यादा मेहनत कर रहा है कि कम मेहनत कर रहा है, उस बेसिस पे उसमें एनर्जी भी ज्यादा या कम बनेगी, उस बेसिस में उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा या फिर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाक से, देखो क्या हो गया, ये रहा, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकल सॉसेज शेप, कैसे शेप का होता है, सॉसेज, या इसको सिलेंड्रिकल शेप भी बोलते हैं, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा देख लेना, टिक करके आगे बढ़ना। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिवाइड्स इट्स ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, 2 डैश कंपार्टमेंट्स, ठीक है, तो कौन से कंपार्टमेंट हो गए बेटा, एक्वस, ठीक है,
एक्वस कंपार्टमेंट, वाई एक्वस, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए दो एक्वस कंपार्टमेंट है। उसके बाद कलर गिविंग पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन डैश टाइप ऑफ प्लास्टिड, अभी तो बताया क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तो कलर है तो क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कलर। नाउ क्लोरोप्लास्ट कंटेन डैश टाइप ऑफ राइबोसोम, तो भाई सेम हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 है। फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड डैश एंड टूवर्ड्स डैश, तो फोल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे, और कहाँ प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो क्रिस्टे जो हो गई बेटा वो मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट होती है, याद रखना है आपको। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखना, ये छूट सकती है रीड करते हुए हमसे स्टेटमेंट, बट हमको छोड़नी नहीं है, रिवाइज करा दिया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियाज डायमीटर इज डैश एंड लेंथ इज डैश, तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो डायमीटर दिया है आपकी एनसीईआरटी में दैट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज देखोगे तो कितना आएगा, 0.5 के आसपास आएगा एवरेज, और लेंथ की अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर के आसपास क्या होती है, लेंथ होती है। उसके बाद इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल डैश पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स प्रेजेंट है विच आर कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ये चीज आपको फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ाई थी कि कैरोटीनॉइड्स फैट सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर फूड वेस्ट मटेरियल एंड मिनरल, अच्छा ये तो स्टेटमेंट हो गई, अरे स्टोर फूड मटेरियल वेस्ट और मिनरल को स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल बकवास, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है, ऑक्सीडेटिव क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है, वहाँ पे एटीपी बनता है, ठीक है, अलग है, क्रैप साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, उसी से एटीपी बन रहा है, ये सारी चीजें हम रेस्पिरेशन में रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपने रेस्पिरेशन वाली वीडियो भी नहीं देखी है, जाके देख लो भाई साहब, वेट मत करो बिल्कुल भी। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, इससे गंदी बात क्या ही हो सकती है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये सबको पता है, तुम्हारी दादी को भी पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डज प्रोड्यूस एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद 72nd क्वेश्चन आपको बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नहीं दो मेम्ब्रेन होती है, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट्स द थाइलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्राना, ये सच लिखा है भाई, ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स के बाद 73rd जो क्वेश्चन है वो ट्रू हो गया। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, तो ये स्टेटमेंट में भी कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, फॉल्स, एनारोबिक तो होता ही नहीं है क्या होता है, सिर्फ एरोबिक होता है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट, बिल्कुल सच लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सच लिखा है। कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल आर फैट सोल्यूबल, ये भी बिल्कुल सच लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं है इस बात में। नेक्स्ट आपको कह रहा है एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स प्रोटीन, एल्यूरो इलायो ऑयल करता था, एमाइलो स्टार्च करता था, एल्यूरो प्रोटीन करेगा, ये भी बात सच है। यहाँ पे एक और बात याद रखना बेटा, एक लेयर भी पढ़ते हो आप मोनोकॉट जब सीड पढ़ते हो, एल्यूरोन लेयर, ठीक है, एंडोस्पर्म की लेयर होती है एल्यूरॉन लेयर, और वो प्रोटीन स्टोर करती है, तो एल्यूरॉन जो टर्म आ गया ना, एल्यूरो टर्म, वो प्रोटीन के लिए आएगा, ये याद रख लेना आप। उसके बाद क्लामाइटोमोनास कंटेन्स 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट, बकवास, क्लामाइटोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है, और यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो यहाँ पे एक होता तो ट्रू होता, वरना ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 20 to 40 लिखा हुआ है, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कोई गड़बड़ मतलब गड़बड़ है इसमें। उसके बाद राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय, अच्छा किसने किया, इसलिए बेटा पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं हम राइबोसोम को, क्योंकि इसको जॉर्ज पैलेड ने डिस्कवर किया, और कब डिस्कवर किया, 1953 के अंदर, पॉइंट टू बी नोटेड। विच टाइप ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, अरे भाई कौन से टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वाला। अब 82nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा है द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना इसको, तो प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन हो गया, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, आप सोचोगे यहाँ पे 70S लिख दें, अरे साइज पूछा है ना तो नैनोमीटर में बताना पड़ेगा, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, याद रखना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, ये स्किप हो जाता है हमसे डेटा, बट एग्जाम में पूछा जाता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म्स अ चेन, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजोम, बेटा पॉलीजोम, या फिर इसी को बोलते हैं पॉली राइबोसोम, पॉली
राइबोसोम। और ये कहाँ दिखता है, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में, कि एक ही एमआरएनए के ऊपर मल्टीपल राइबोसोम आके चिपक जाते हैं और ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुआ दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। याद रखने के लिए याद रख लो कि पॉलीराइबोसोम कहाँ दिखता है, प्रोकैरियोट्स में दिखता है। आगे देखो, नाउ व्हाट आर द 2 सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो जो 70S है उसकी 2 सब यूनिट निकालनी है, ट्रिक बताई थी आपको, 20 माइनस करते रहो, तो 70 में से 20 गए 50S और दूसरी यूनिट कौन सी हो जाएगी, 30S। बहुत ही बढ़िया। तो चलो 50S और 30S इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम चल रहे हैं बेटा किसके ऊपर, 86 के ऊपर। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट। तो राइबोसोम किस चीज के बने होते हैं, तो राइबोसोम बने होते हैं बेटा एक तो आरएनए के, विच इज कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और ये 12th क्लास में जब आपको मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स है। अगर आपको ये बात नहीं पता कि कब बताया तो इसका मतलब आपने गन शॉट वीडियो मॉलिक्यूलर बेसिस की स्किप करी हुई है, जाके देख लो भाई साहब। मॉलिक्यूलर बेसिस 1 शॉट में अपलोडेड है, पूरा डिटेल्ड लेक्चर, और साथ में गन शॉट भी अपलोडेड है, रिवीजन जैसी मैं करा रहा हूँ ऐसी रिवीजन भी अपलोडेड है। ठीक है, जाके चेक करो, प्लेलिस्ट आपके लिए सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो मेरे ख्याल से, अच्छा इसमें क्या पूछा है, तो ट्रू फॉल्स ही पूछा होगा क्योंकि स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, कोई गड़बड़ नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। 88 बोल रहा है माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम एंड प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये बिल्कुल सच है बेटा, प्लांट और एनिमल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को स्टोर करके एक मेम्ब्रेन चढ़ा के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ बॉडीज नाम का प्रोकैरियोट में भी होता है, उसको इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। ठीक है, कि लेट से बैक्टीरिया ने अभी कुछ बनाया, उसकी जरूरत नहीं है तो वो एग्रीगेट होकर ऐसी पड़ा रहेगा कोने पे। फर्क क्या है इंक्लूजन बॉडी में, बैक्टीरिया में बनती है इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में, और उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ध्यान सुनो मैंने क्या बोला, इंक्लूजन बॉडी पे मेम्ब्रेन नहीं होती है और वो प्रोकैरियोट में होती है। माइक्रोबॉडी यूकैरियोट्स में होती है और उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उसमें एंजाइम स्टोर होता है माइक्रोबॉडी के अंदर। वही स्टेटमेंट ये दी हुई है, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बताया। उसके बाद बेटा आपको क्या बोल रहा है, A network of filamentous protein structure present in cytoplasm, इसी को कहते हैं सॉरी साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको हम, साइटोस्केलेटन। आगे बढ़ो फटाफट से, साइटोस्केलेटन, आगे बढ़ो। विच सेल ऑर्गेनल इज सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। तो कौन होती है बेटा, सेंट्रोजोम, या मैं सेंट्रियोल लिख रहा हूं, ठीक है समझ जाना, सेंट्रोजोम की बात कर रहा हूं बेटा। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, इसको कार्टवील लाइक अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और ये जो 2 सेंट्रियोल है एक सेंट्रोजोम में, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है लेकिन एक थिक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं हम पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड, जो एमॉर्फस है और जेली लाइक है। याद रखना है आपको सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम सिर्फ प्लांट में होती है, इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। एनिमल सेल के अंदर, आई एम सॉरी, सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होती है, इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, प्लांट सेल के अंदर नहीं होती है। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, करेक्शन कराई इसमें मैंने। ठीक है, उसके बाद सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बेसल बॉडी। बेटा जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो भी सेंट्रियोल जैसे ही एक स्ट्रक्चर से, बेसिकली सेंट्रियोल की ही मॉडिफिकेशन वाले एक स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी। विच स्मॉल स्ट्रक्चर्स सेल वर्क लाइक ओर। चप्पू की तरह कौन काम करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो चप्पू की तरह काम करते हैं इनको हम कहते हैं सीलिया। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि इनको सीलिया बोलते हैं और सीलिया होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी रेडियल स्पोक्स आर प्रेजेंट, 9+2 अरेंजमेंट की बात कर रहा है सीलिया में, 9+2 अरेंजमेंट, तो 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं क्योंकि हर एक डबलेट से एक एक रेडियल स्पोक्स निकलता है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। एक्सोनीम, एक्सोनीम मतलब होता है जब सीलिया फ्लैजिला को काटते तो बीच में जितना भी भरा हुआ है वो सब एक्सोनीम है। एक्सोनीम के अंदर कितने रेडियली अरेंज पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलर प्रेजेंट 9, तो इसका भी 9 आंसर हो गया, तो दोनों का 9 है, बहुत ही बढ़िया। 93 94 दोनों का। अब 95 की तरफ चलते हैं। 95 कह रहा है विच सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ कार्टव्हील। तो कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कौन अरेंज होता है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री प्रेजेंट होते हैं, परपेंडिकुलर। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग, हाँ तो सेम हो गया ना, एनिमल सेल के अंदर स्पिंडल एपरेटस कौन बनाता है, तो इसका आंसर भी सेंट्रियोल हो गया। दोबारा क्यों लिखे, आगे देखो, आगे आपको बोल रहा है द सेंट्रल नाउ इन सेंट्रियोल रेडियल स्पोक्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पूरा प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रेडियल स्पोक्स भी प्रोटीन ही होंगे। उसके बाद हो गया अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया एंड फ्लैजिला इज 9+2, जिसमें से 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट सिंगल प्रेजेंट है। उसके बाद बेटा क्या है, सीलिया, इन सीलिया द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय सेंट्रल ब्रिज। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है, डायग्राम चेक करना, शुरू में ही करा दिया था इसलिए
फटाफट से लिख के खत्म करो कि जो सेंट्रल टिब्यूल हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं बेटा, सेंट्रल ब्रिज से, ठीक है, एंड इज एनक्लोज्ड बाय अ शीट जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीट, सेंट्रल शीट तो वो हो गया, विच इज कनेक्टेड टू द टिब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट्स बाय, तो पेरिफेरल डबलेट से ये जो शीट है वो किससे कनेक्टेड होती है, तो रेडियल स्पोक्स जो 9 होते हैं, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकती है, इसका कोई भी पॉइंट उठा के आपसे क्वेश्चन, असर्शन, रीजन या एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद देखो, बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई डैश टू ईच अदर परपेंडिकुलर, ठीक है, पूरा लिखना होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने कोशिश करी है कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें पिछले ईयर्स में आई है या फिर आपसे अब आगे पूछी जा सकती है वो सारी लाइंस निकाल के कर दूं। इससे फायदा ये होगा कि ये चैप्टर आप बिल्कुल एकदम बहुत पहले भी आपने पढ़ा, बहुत पहले, ठीक है, और आपने बस ये वाली वीडियो लेक्चर देख ली तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूं इस साल के नीट के पेपर में इस चैप्टर से मार्क्स नहीं कटेगा। और पिछले जितने गन शॉट के लेक्चर करा दिए मैंने, आपने वो देख लिए तो मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपका वहां से भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलो अब आगे देखो, द सेंट्रियोल, इन सेंट्रियोल ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ, सेंट्रियोल के अंदर हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल जो है वो क्या है, ठीक है, दैट इज अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। अब ये ट्रिपलेट कहां से आ गया सर, सेंट्रियोल की बात कर रहा है, तो याद रखना बेटा सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, इनमें जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का उसको 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। 9 जो होते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, सीलिया फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9+2 था, उसके अंदर जो 9 थे वो डबलेट्स थे और 2 सेंटर पे सिंगलेट्स थे। यहां पे क्या होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं लेकिन वो ट्रिपलेट्स होते हैं, 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं 9, और 0 का मतलब हो गया सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा लेकिन एक प्रोटीन भरा होता है जिसको हम हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोटीन को, हब। तो बिल्कुल सही है बेटा, सेंट्रियोल पूछता है या बेसल बॉडी पूछता, दोनों में ट्रिपलेट होते हैं, पेरिफेरल 9 होते हैं लेकिन ट्रिपलेट होते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो प्रोटीन का भरा होता है, प्रोटीनेशियस होता है और उसको क्या बोलते हैं हम, हब बोलते हैं। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हब बोलेंगे। उसके बाद बोल रहा है नाउ विच इज कनेक्टेड विद द टिब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय, तो यहां पे भी रेडियल स्पोक्स आएगा ना, रेडियल स्पोक्स। तो हब किससे कनेक्टेड होता है, जैसे वहां पे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड होते हैं रेडियल स्पोक्स के थ्रू डबलेट से, यहां पे हब कनेक्टेड होता है ट्रिपलेट्स के साथ रेडियल स्पोक्स के थ्रू, ठीक है। तो समझना मैंने क्या बोला, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल को हटा के यहां पे क्या आता है, हब आता है, और वहां पे 9 डबलेट्स जो हैं उनकी जगह पे ट्रिपलेट्स होता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया रिवाइज हो गया, नहीं आई तो इसका मतलब ये टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है। जाकर देख लो बेटा पूरा साइटोस्केलेटन वाला वीडियो लेक्चर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। वहां पे मैंने एकदम बढ़िया से बीम की तरह बीम के साथ कनेक्ट करके आपको सीलिया फ्लैजिला पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा पक्का, वो गारंटी है मेरी कि समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन सीलिया, तो बिल्कुल ही बकवास हो गया, फ्लैजिला तो लंबा होता है सीलिया से, यहाँ लिख रहा है स्मॉलर होता है, तो गलत बोल रहा है ना भाई। उसके बाद कह रहा है बैक्टीरिया पोजेसेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ट्रू एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि फ्लैजिला यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में दोनों में अलग अलग होता है। नेक्स्ट, द साइटोस्केलेटन इज इन अ सेल इज इन्वॉल्व इन मैकेनिकल सपोर्ट एंड मोटिलिटी, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू लिखी हुई है। नेक्स्ट, इन सीलिया पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय रेडियल स्पोक्स, अरे डबलेट्स के बीच में थोड़ी स्पोक्स होता है, डबलेट्स के बीच में तो इंटर डबलेट ब्रिजेस हैं, स्पोक्स कहां होता है, सेंट्रल शीट और डबलेट के बीच में स्पोक्स होते हैं, रेडियल स्पोक्स, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद तो रेडियल स्पोक्स की जगह अगर यहाँ पे आ जाता है इंटर डबलेट ब्रिजेस तो ठीक हो जाता आंसर। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सीलियम शोज दैट दे आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सच है बेटा। तो याद रखना है सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो तो 9+2 अरेंजमेंट का सेक्शन जब काटोगे वो देखा हमने डायग्राम में ऑलरेडी, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में, कि वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंशन करी हुई है एनसीईआरटी ने। उसके बाद सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 अनइवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सब सही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन अनइवनली स्पेस नहीं, इवनली स्पेस्ड होता है, फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। उसके बाद बोल रहा है आपको कि द इंटरफेस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड, ठीक है, इंटरफेस के अंदर एक्सटेंडेड और इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर दिखते हैं। इंटरफेस का मतलब क्या हो गया, तो सेल साइकिल की बात हो रही है, इंटरफेस मतलब होता है G1 S और G2, ठीक है, और आपका फिर एम फेज आता है। तो इंटरफेस के अंदर आपको क्या दिखता है, क्रोमैटिन, किस फॉर्म में दिखता है, डीएनए,
क्रोमैटिन की फॉर्म में। न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ से पता चला क्रोमैटिन की बात कर रहा है? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के ऊपर रैप है तो क्रोमैटिन बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को। इसी को आपने 12th क्लास में पढ़ा, इसको बीड ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, पता था तो बहुत अच्छा, नहीं पता था तो जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे अच्छे से तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट इन क्रोमैटिन, तो हिस्टोन बोलते हैं इस प्रोटीन को। हिस्टोन के ऊपर डीएनए रैप होता है तो इस बेसिक प्रोटीन को क्या बोला जाता है? क्रोमैटिन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डीएनए, तो 2.2 मीटर। एक ह्यूमन सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। उसके बाद विच कंस्ट्रिक्शन इज इसेंशियली प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम, ये मैं शुरू में बता चुका हूं, हर एक क्रोमोसोम के पास एक कंस्ट्रिक्शन तो होगी विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को ही बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन वही है, अदर नेम फॉर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज, तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, कमर ऑफ क्रोमोसोम जो हर किसी पे होगी। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं उसको? ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, सैटेलाइट। क्या बोला जाता है उस स्मॉल फ्रेगमेंट को जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद बनता है? न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब, रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सबसे पहले। क्रोमैटिन नेम वाज गिवन बाय, तो क्रोमैटिन नेम किसने दिया सबसे पहले? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग नाम के भाई साहब ने दिया, तो क्रोमैटिन नेम वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और कितना होता है ये? लगभग 10 से 50 नैनोमीटर के आसपास का होता है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर के आसपास, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद विच ऑर्गेनल, तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूटी में रहती है। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है आगे जाके। न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर, तो बताया आपको, एक्टिव आरआरएनए प्रोडक्शन। राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में। दोबारा सुनना, राइबोसोम होते तो साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस कहां पे करते हैं? जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है और वो राइबोसोम कराते हैं, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम कहां पर होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में है तो राइबोसोम, लेकिन बने कहां थे? तो इनका जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, वो न्यूक्लियोलस में बना था। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम को बनाने वाला आरएनए कहां पे बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देखो जरा, आगे आपको बोल रहा है गिव नेम ऑफ टू मैच्योर्ड यूकैरियोटिक सेल दैट लैक न्यूक्लियस, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। कोई दो सेल बताओ जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो एक तो आरबीसी और दूसरा सेल हो गया आपके पास क्या? सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। एक मैंने यूकैरियोट में प्लांट का दे दिया एग्जांपल, एक एनिमल का दे दिया एग्जांपल, तो दोनों हमारे ठीक हो गए, बहुत बढ़िया। आगे डायमीटर ऑफ स्पेस बिटवीन टू पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, वही पेरीन्यूक्लियर स्पेस का डायमीटर पूछ रहा है, कितना थिकनेस होता है, तो अभी पढ़ बताया आपको मैंने 10 to 50 नैनोमीटर के आसपास होता है। उसके बाद द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्मिस, तो न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस जरूरी नहीं है एक हो, मल्टीपल भी हो सकता है। सोचो कोई ऐसा सेल जो बहुत ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, उसके अंदर राइबोसोम भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो राइबोसोम बनाने वाले स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, आरआरएनए जो बना रहे हैं वो भी तो ज्यादा चाहिए होंगे, तो बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, अच्छा टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्या किया? क्लासिफाई। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल मतलब टिप, तो इससे मैंने ट्रिक बताई थी, T4 टर्मिनल, T4 टीलोसेंट्रिक, T4 टीलोसेंट्रिक। नाउ इन विच क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग, तो एक बहुत ज्यादा लंबी हो गई आर्म और एक बहुत ज्यादा छोटी हो गई। आपको होपफुली याद आ रहा होगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं इस क्रोमोसोम को, क्या बोला जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। आगे बढ़ो, इन विच क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल, तो मिडल, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो दोनों आर्म्स इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद आपको बोल रहा है कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल एंड प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी, सच बात लिखी है, ट्रू।
क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं था तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ही होगी, और सही लिखा है मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है इसके अंदर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय ओनली एसिडिक डाई। अरे भाई न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए एक एसिडिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसको स्टेन करने के लिए आपको बेसिक डाई चाहिए होती है, तो बेसिक डाई भी चाहिए। वो कह रहा है सिर्फ एसिडिक डाई की जरूरत होगी, न्यूक्लियस के अंदर जितना कुछ भी है उसको स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई चाहिए बस, नहीं बेसिक डाई, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ठीक है, गलत हो रहा है वो। उसके बाद कह रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन क्रोमैटिन एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। तो बिल्कुल सच बात है, मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैट्रिक्स है यहाँ पे और एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। सच बात है, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये गलत हो गया, एक डायरेक्शन में नहीं, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी जा सकते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आ सकती हैं चीजें, तो ये फॉल्स हो गई, एक डायरेक्शन नहीं, इन बोथ द डायरेक्शंस। उसके बाद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद द ईआर एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। इनर मेम्ब्रेन नहीं, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, इनर नहीं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ईआर बनाता है। इनर मेम्ब्रेन तो अंदर की तरफ हो गई टुवर्ड्स न्यूक्लियोप्लाज्म, वो कैसे बना देगा। नेक्स्ट देखो जरा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस। हमारी बॉडी का हर एक सेल न्यूक्लियस करता है, फॉल्स हो गया ना। राइबोसोम का सॉरी आरबीसी का एग्जांपल तो हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज नॉट कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म बिकॉज इट इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। कह रहा है न्यूक्लियोलस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, फॉल्स हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के ऊपर, वैसी स्टेटमेंट गलत है, बहुत कुछ गलत लिखा है इसमें। उसके बाद 134 क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 134 बोल रहा है कि लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, सॉरी न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, मैंने अभी बताया वो सेल जो कि ज्यादा प्रोटीन बनाएगा उसके अंदर क्या होगा, आपका सिंथेसिस भी क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियोलाई भी क्या होंगे ज्यादा, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो सारे सेल वो आपकी बॉडी में सारे सेल जो उन ग्लैंड्स के हैं जो कि प्रोटीन वाले हार्मोन बनाते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलाई बहुत ज्यादा होता है। some mature eukaryotic cell lack nucleus बट येट दी सेल्स आर कंसिडर्ड एज लिविंग। बिल्कुल सच है, आरबीसी का एग्जांपल ले लो, रेड ब्लड सेल्स लिविंग है लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, क्यों लिविंग क्यों है फिर, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं और मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसलिए उसको लिविंग बोला जा सकता है। नेक्स्ट, इन सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। सम मेटासेंट्रिक के अंदर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल होता है, कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सच लिखा है। उसके बाद आपको कह रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसेंशियली प्रेजेंट इन एवरी क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर क्रोमोसोम में होती है, बिल्कुल बकवास, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है हर एक क्रोमोसोम में। नेक्स्ट कह रहा है क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए सम एसिडिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन। हिस्टोन एसिडिक प्रोटीन, देखो कितनी बकवास, गलत, ठीक है, फॉल्स हो गया, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है। डीएनए एसिडिक है, हिस्टोन बेसिक है, तो डीएनए हिस्टोन पे रैप होगा, दोनों में पोलैरिटी होनी चाहिए, याद रखना है, हिस्टोन पॉजिटिव होता है, डीएनए जो है वो नेगेटिव होता है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए ना भाई, तभी तो काम बनेगा, बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस। अरे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। At number of places, nuclear envelope is interrupted by pores which are called as nuclear pore. Nuclear pore. और ये न्यूक्लियर पोर बनते कैसे हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द डैश या बी ऑफ टू मेम्ब्रेन बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। तो वो यही बोल रहा है कि जगह जगह पे क्या होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, आपस में फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो पोर बनेगा उस पोर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो ये पूरा न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस की जगह पे दिखते हैं, तो दीज आर नथिंग बट क्रोमोसोम। तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, आपको न्यूक्लियस नहीं दिखता है, आप क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है इसलिए सिर्फ क्रोमोसोम दिखता है। नाउ एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज अ ए ऑन द साइड ऑफ विच डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बी इज प्रेजेंट। तो हर एक क्रोमोसोम के पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगी ही होगी, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है, सेंट्रोमियर की, और उसके पास एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिससे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। देखो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और इसके पास एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है, इस डिस्क शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे इसको हम, काइनेटोकोर, ठीक है। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है, एकदम बढ़िया से। अगर आपने पूरा देख लिया है, पेन कॉपी लेके देखा है लेक्चर,
तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप मेरे से लिख कर ले लो, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर बता दे रहा हूँ, यहीं से आएगा क्वेश्चन, और यहाँ पर ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है तो ये वाली और बहुत आसान रखा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मैंने बीच में भी पूछा था, आपको याद होगा कौन सा पूछा था, शायद मैं भूल गया क्या पूछा था मैंने, लेकिन वो चीज़ का आंसर भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो लेक्चर देखा है, ठीक है, और अच्छे से देखा है, और मुझे खुशी हो कि हाँ भाई मेरी मेहनत का आप लोग फायदा उठा रहे हो, ठीक है, और पक्का हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और बेटा अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो फिर वही बात कि आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितना हो सके बेटा शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को, ठीक है। अगली क्लास के अंदर बेटा मैं आपके लिए सेल डिवीजन चैप्टर लाऊंगा, एनसीईआरटी गनशॉट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।